All right, dear students, now we will talk about the atherosclerosis. Atherosclerosis एक important topic है और इसको आपने अच्छे से कवर करना है। अब atherosclerosis जो कंडीशन है ये एक कॉमन कंडीशन है। atherosclerosis किन आर्टरीज को अफेक्ट करता है? ये लार्ज आर्टरीज को अफेक्ट करता है, ये इलास्टिक आर्टरीज को अफेक्ट करता है और इसके अलावा मस्कुलर आर्टरीज को अफेक्ट करता है। ये लार्ज और मीडियम साइज की जो मस्कुलर आर्टरीज हैं उनको ये कंडीशन अफेक्ट करेगी। It is a form of arteriolosclerosis because it is caused by build-up of cholesterol plaques in the tunica intima layer। तो इसमें आपने ये देखना है कि इसमें क्या चीज बिल्ड हो रही है वेसल वॉल में और कौन सी वेसल वॉल इफेक्ट हो रही है। कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स जो है वो डेवलप होंगी और कौन सी लेयर में? ट्यूनिका इंटीमा में। तो इस चीज पे आपने फोकस करना है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हमने डिस्कस किया था कि ये कंडीशन आर्टेरियोल्स और स्मॉल आर्टरीज को अफेक्ट करती है और उसमें दो टाइप्स हैं, हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है और हाइपरप्लास्टिक है। तो दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हाइलाइन मटेरियल की डेपोजिशन होती है, अकमुलेशन होती है वेसल वॉल में, और जबकि हाइपरप्लास्टिक जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है उसमें स्मूथ मसल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस उससे कैसे डिफरेंट है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स बनती है, कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन होती है, अकमुलेशन होती है व्हिच मेक द प्लेक्स इन द वेसल वॉल। कौन सी वेसल वॉल? ट्यूनिका इंटीमा। अब चूंकि ये कंडीशन लार्ज आर्टरीज और मीडियम साइज आर्टरीज को अफेक्ट करती है तो उसमें हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है, आर्टरीज ऑफ द लेग्स। कोरोनरी आर्टरीज अफेक्ट होंगी तो एट द एंड एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करती है? ल्यूमिनल नैरोइंग करती है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड ऑर्गन। एथेरोस्क्लेरोसिस जिन भी आर्टरीज को अफेक्ट करेगी वो आर्टरीज जिन ऑर्गन्स को, टिश्यूज को ब्लड सप्लाई कर रही होंगी वो ऑर्गन्स में इस्कीमिया होगा। तो कोरोनरी आर्टरीज अगर अफेक्ट होती हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा? कोरोनरी इस्कीमिया होगा व्हिच विल कॉज एंजाइना। इसके अलावा लेग्स की आर्टरीज कि अगर एक्लूजन होती है बाय एथेरोस्क्लेरोसिस तो इसमें क्या होगा? लेग इस्कीमिया होगा व्हिच विल रिजल्ट इन पेन ऑन वॉकिंग व्हिच इज कॉल्ड क्लॉडिकेशन कहते हैं, लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस के कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? मॉडिफाइबल हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हाइपरटेंशन, टोबैको स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया में क्या है? एलडीएल अगर इंक्रीज हो और एचडीएल डिक्रीज हो। एलडीएल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। और इसके अलावा डायबिटीज भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में एज है, मेल सेक्स है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस है और फैमिली हिस्ट्री है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है वो ये है कि जो फीमेल्स हैं अगर वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में है तो उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क जो है वो डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू मेल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन फीमेल्स। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल के बिल्ड अप को डिक्रीज करता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस किन आर्टरीज को किन लोकेशंस पे ये कॉमनली अफेक्ट करती है? मोस्ट कॉमन जो लोकेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस किन आर्टरीज को अफेक्ट करेगी? दैट आर द एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल एओर्टा को अफेक्ट करती है। सेकंड नंबर पे कोरोनरी आर्टरीज हैं, फिर पोप्लिएटर आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है और उसके बाद सर्कल ऑफ विलिस है। इसका निमोनिक भी है, इस निमोनिक से आपने इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो कंडीशन है ये कैसे डेवलप होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है या इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। अब बेसिकली जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसके डेवलपमेंट में इन्फ्लेमेशन का रोल है। हमने डिस्कस किया है कि रिस्क फैक्टर्स हैं मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। अब ये रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं? ये एंडोथेलियल सेल का डैमेज कॉज करते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं? दे रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द एंडोथेलियम। जब एंडोथेलियम का डैमेज होगा तो एंडोथेलियल सेल्स का डिसफंक्शन होगा जिसके नतीजे में क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन माइग्रेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस एंड अक्युमुलेशन ऑफ एलडीएल in the
वेसल वॉल। अब हमने डिस्कस किया था कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो वेसल की कौन सी लेयर को अफेक्ट करती है, ट्यूनिका इंटीमा। तो इसमें क्या होगा कि जब एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन होगा तो मैक्रोफेजेस और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अक्युमुलेट होंगे इन द इंटीमा, और इसके बाद क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फोम सेल्स। बेसिकली जो मैक्रोफेजेस यहाँ पे अक्युमुलेट होंगे दे विल कंज्यूम द कोलेस्ट्रॉल, और उन मैक्रोफेजेस को हम फोम सेल्स कहते हैं। अब ये जो फोम सेल्स हैं दे विल मेक दी व्हाइट लाइंस, जिनको हम फैटी स्ट्रीक्स कहते हैं। अब जब फैटी स्ट्रीक्स बन जाएंगी इसके बाद क्या होगा, जो स्मूथ मसल्स होंगे वेसल की वॉल में उनकी माइग्रेशन होगी टुवर्ड्स द इंटीमा। देयर विल बी माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स इन द इंटीमा लेयर। और इस माइग्रेशन में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं विच हेल्प इन माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि स्मूथ मसल सेल जब माइग्रेट करेंगे इंटीमा में, वहां पे उनकी प्रोलिफरेशन होगी एंड देयर विल बी डेपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर्स इन द ट्यूनिका इंटीमा। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, एक प्लेक बनाएंगी जिसको हम फाइब्रस प्लेक कहते हैं। अब फर्दर ये फाइब्रस प्लेक डेवलप होती है इनटू द कॉम्प्लेक्स एथेरोमास। अब जब ये कॉम्प्लेक्स एथेरोमास बनते हैं तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, दैट इज द डेपोजिशन ऑफ कैल्सिफिकेशन, जिसको हम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहेंगे। अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका रिस्क जो है वो कोरिलेट कर होता है विद द कैल्शियम लेवल्स। अगर कैल्शियम डेपोजिशन यानी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होंगी। ऑलराइट, हमने जो एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोजेनेसिस को डिस्कस किया है, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। यहाँ पे एक नॉर्मल वेसल है हमारे पास, उसका ल्यूमेन है, और यहाँ पे हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एंडोथेलियल सेल जो है वो डैमेज है, तो इसके बाद क्या होगा कि मैक्रोफेजेस यहाँ पे माइग्रेट करेंगे और एलडीएल की अकोमुलेशन होगी, ठीक है। मैक्रोफेज यहाँ पे है वो माइग्रेट करेंगे और एलडीएल की अकोमुलेशन होगी। इसके बाद क्या होगा कि ये मैक्रोफेजेस फिर इसी एलडीएल को, कोलेस्ट्रॉल को इंगल्फ करेंगे एंड दे बिकम द फोम सेल्स। They will become the foam cells, and these foam cells will make the white lines in the tunica intima. Intima उसको हम कहते हैं fatty streaks। जब fatty streaks बन जाएंगी उसके बाद क्या होगा कि platelet derived growth factor और fibroblast growth factor जो है वो रिलीज होंगे from the macrophages। वो अंडरलाइंग स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेंगे, वो स्मूथ मसल्स फिर वहां से डिटैच होंगे और वो इंटीमा में माइग्रेट करेंगे। वहां पे इनकी प्रोलिफरेशन होगी स्मूथ मसल्स की और एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर्स की डेपोजिशन होगी, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ मसल्स की माइग्रेशन हो गई है फ्रॉम द अंडरलाइंग लेयर। अब ये जो है एक प्लेक बन जाती है, ठीक है। कलेक्टिवली इसको हम एक प्लेक कहते हैं, और ये क्या है, फाइब्रस प्लेक है। नाउ दिस फाइब्रस प्लेक कैन फर्दर डेवलप इनटू द कॉम्प्लेक्स एथेरोमास, जिसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन डेवलप हो सकती है। Now, what are the complications of atherosclerosis? Atherosclerosis जो है हमने डिस्कस किया था कि ये लार्ज आर्टरीज को अफेक्ट करती है, इलास्टिक आर्टरीज को भी ये कंडीशन अफेक्ट करती है, और मस्कुलर आर्टरीज को भी ये कंडीशन अफेक्ट करती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन तो एट द एंड ये क्या करेगी, ल्यूमिनल नैरोइंग करेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, इस्कीमिया होगा, ठीक है, डैमेज होगा, वो स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाएगी, उसका फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा है, तो ये एब्डोमिनल एओर्टा में एनोरिज्म काज करेगी, ठीक है। ये इस्कीमिया काज कर सकती है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होगी, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है पेरिफेरल वेसल्स की ल्यूमिनल नैरोइंग करेगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज कहेंगे। इसके अलावा थ्रोम्बस बन सकते हैं, थ्रोम्बाई अगर उनके कंपोनेंट्स डिस्चार्ज होंगे तो उसको एम्बोलाई कहेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास प्लेक बनी है, यहाँ पे
थ्रोम्बाई भी बन सकते हैं। अगर वो डिस्लॉज होते हैं तो वो एम्बोलिज्म कॉज करेंगे, जिससे वो स्मॉल आर्टरीज को ब्लॉक करेंगे और एंड ऑर्गन इस्कीमिया और डैमेज कॉज करेंगे। सो ये था एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक कॉमन कंडीशन है। किन आर्टरीज को ये अफेक्ट करता है, क्या चीज इसमें बिल्डअप होती है, किस लेयर को ये अफेक्ट करता है, इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी है, कॉमन लोकेशंस आपने याद रखनी है। रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल कौन से हैं, पेशेंट्स में सिम्टम्स क्या होंगी, डिपेंड करता है कौन सी आर्टरीज अफेक्ट होंगी, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस एथेरोस्क्लेरोसिस कौन सी हो सकती हैं, और पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, फोम सेल्स क्या है, फैटी स्ट्रीक्स क्या है, स्मूथ मसल सेल कैसे माइग्रेट करते हैं, कौन से फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फाइब्रस प्लैक कैसे बनती है, और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कैसे होती है, और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होगी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।